उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट ए बेटर आंसर, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आप आरएस मेंस में अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो आंसर होता है, इस आंसर को अच्छा या बुरा कौन बनाते हैं। तो दोस्तों, आंसर को अच्छा या बुरा दो चीजें बनाती हैं। पहली चीज तो होती है उस आंसर का कंटेंट कैसा है। दूसरा, उस आंसर का प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण कैसा है, वो हमें दिखाई कैसा देता है, और उसमें जो क्वालिटी है, कंटेंट की क्वालिटी है, वो कैसी है। तो दोस्तों, हम आज इन दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। दोस्तों, कंटेंट कैसा होना चाहिए, जो आपने आंसर लिखा है उसका कंटेंट एक तो ऑथेंटिक होना चाहिए दोस्तों, प्रमाणिक होना चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी फैक्ट या डेटा यूज नहीं कर सकते हैं। वो फैक्ट या डेटा किसी न किसी संस्था, संगठन, रिपोर्ट आदि से प्रमाणित होना चाहिए। दूसरा, एक आंसर के कंटेंट में बात होती है कि उसके डायमेंशन। ठीक है, आपने जो आंसर लिखा है, जो आपने कंटेंट लिखा है, वो कितने डायमेंशन या आयाम में लिखा है। तीसरी बात हम करते हैं कि एक आंसर के कंटेंट का विस्तार, कि आप कंटेंट वाइज उस आंसर का विस्तार कितना करते हैं, एक्सपेंशन कितना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक आंसर के कंटेंट में बैलेंस कैसा है और उसका रेशियो, अनुपात कैसा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक आंसर के कंटेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी, इन दोनों का बैलेंस कैसा है। अब देखो दोस्तों, प्रेजेंटेशन में हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तो भाषागत, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, लिंग्विस्टिक, और दूसरा है विजिबल, दिखने में वो कैसा है। ये दोनों प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन सब की डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपन कंटेंट बेस पे। तो दोस्तों, कंटेंट है, उसका पहला बड़ा बिंदु था कि कंटेंट आपका प्रमाणिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अभी दोस्तों, आप प्रमाणिक कंटेंट लिखोगे, सामग्री लिखोगे, वो ऑथेंटिक कैसे मानी जाएगी। तो दोस्तों, आप उसमें देखो कोई फैक्ट या डाटा यूज कर सकते हैं। और जब आप ये डाटा यूज करेंगे उसमें, तो आप किसी न किसी रिपोर्ट, गवर्नमेंट वेबसाइट या गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इनके डेटा यूज करेंगे। तो उस आधार पर ये माना जाएगा कि ये जो कंटेंट आपने लिखा है, ये बिल्कुल प्रमाणिक है। नेक्स्ट, आप उसमें कोई स्लोगन, कोट्स, स्टेटमेंट, पंचलाइन, मोटो, टैगलाइन आदि भी लिख सकते हैं। टैगलाइन दोस्तों देखो, आपका आंसर का इंट्रो लिखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे आप देखो, यूजीसी की टैगलाइन है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, विमुक्ते। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा देखो, मैं आपसे डिस्कस करते हैं। आरबीआई की जो टैगलाइन है, वो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। ठीक है दोस्तों। अब जैसे आपको पता होगा, जैसे आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टैगलाइन है, पधारो हमारे देश। टीडीसीआई, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की टैगलाइन है, वो है दोस्तों अतिथि देवो भव। डीआरडीओ, डीआरडीओ की जो टैगलाइन है दोस्तों, वो है बलश्य मूलम विज्ञानम। ठीक है। इसके अलावा आप इसरो, इसरो की जो टैगलाइन है दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है। दूरदर्शन का टैगलाइन आप जानते होंगे, दूरदर्शन, दूरदर्शन का है दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम। इसी प्रकार इंडियन नेवी का जो टैगलाइन है दोस्तों, इंडियन नेवी का समम नो वरुणम, समम नो वरुणम। अब आईएएफ का दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स का जो टैगलाइन है, वो भी आप यूज कर सकते हो कहीं कहीं, नभय स्पम दीप्तम। ठीक है। एलआईसी का टैगलाइन है दोस्तों, एलआईसी का टैगलाइन है योग क्षेमम वहाम्यम। ठीक है दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो का जो टैगलाइन है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो का, वो आप यूज कर सकते हैं भोजन हिताय बहुधन सुखाय। ठीक है। ऐसे दोस्तों कई टैगलाइन मिल जाएंगे आपको, जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के होंगे। ठीक है, आप उनकी टैगलाइन यूज कर सकते हो अपने आंसर में। ऐसे दोस्तों, आप
कोई स्कीम, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हो। कोई कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट, कोई इंडेक्स, कोई जजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुरी और लीगल एंटिटी के बारे में कोई बुक का रेफरेंस दे सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो। तो देखो दोस्तों, इन सब का यूज करके आप अपने आंसर को ऑथेंटिक बना सकते हो। अब देखो, अपन सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज देखो आप ऑथेंटिसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटी में देखो दोस्तों, पॉलिटी में आप कोई आर्टिकल, एक्ट, अमेंडमेंट, कोई कमीशन, कमेटी, कोई रिपोर्ट, कोई इंडेक्स, भारत न्याय संहिता, कोई एसडीजी गोल, इनका रेफरेंस दे सकते हैं। इकोनॉमी में देखो दोस्तों, आरबीआई का कोई डेटा, आईएमएफ की कोई रिपोर्ट, कोई इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट, इंडेक्स, फाइनेंस कमीशन की, ठीक है दोस्तों। और ये इकोनॉमिक रिव्यू, बजट, नीति आयोग, एसडीजी, इनका आप रेफरेंस दे सकते हैं। आईआर में दो दोस्तों, यूएनओ, यूएनएससी, सार्क, ब्रिक्स, जी20, यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट कमीशन, यूनेस्को, इनका आप रेफरेंस दे सकते हैं कि कोई रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, कि कोई डाटा का रेफरेंस दे सकते हैं। ज्योग्राफी में देखो दोस्तों, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनरल ईयरबुक, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेशियन जियोफिजिक्स, और डिफरेंट जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, कोल मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इनके डेटा और फैक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों एनवायरमेंट में देखो आप, यूएनएफ ट्रिपल सी की कोई रिपोर्ट हो, यूएनसीबीडी, ठीक है, यूएनसीसीबी, एजेंडा 21, आईपीसीसी, आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कोई टाइगर सेंसस, कोई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लोयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हांगुल, प्रोजेक्ट गोडाउन, किसी का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। हिस्ट्री में दो दोस्तों, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कल्चरल मिनिस्ट्री, कोई टेक्स्ट बुक हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है, किसी का कोई ग्रंथ हो, कोई इंस्क्रिप्शन हो, कोई शिलालेख, अभिलेख हो, उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। साइंस टेक में दोस्तों, इसरो, डीआरडीओ, नासा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो इतना फैक्ट एंड डाटा यूज करने के बाद आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा है हम कौन कौन से डायमेंशन और आयाम यूज कर सकते हैं आंसर में। तो दोस्तों जब भी कोई आप आंसर लिखो, तो उसके डायमेंशन हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, कल्चरल, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे डायमेंशन लिखो, ठीक है दोस्तों। जे आपसे पूछे कि भारत में दहेज प्रथा के कारण क्या है, तो आप सिर्फ एक दो कारण नहीं बता सकते, आप हिस्टोरिकल कारण बता सकते हैं। अब कि वैदिक संस्कृति में ऐसे था कि पिता अपनी पुत्री को जीवन यापन करने के लिए उपहार देकर भेजता था। पॉलिटिकल भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इकोलॉजिकल तो नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिकल होता है, कल्चरल होता है, ठीक है। तो आप ऐसे डायमेंशन यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात यह है दोस्तों कि आपका आंसर का जो एक्सपेंशन है या विस्तार है वो कितना हो। तो दोस्तों एक्सपेंशन और विस्तार को देखो कि आपका जो आंसर है वो एनालिटिकल और सिंथेटिकल दोनों रूप से आपको अप्रोच लगानी है दोस्तों। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, एनालिटिकल और सिंथेटिकल, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। तो दोस्तों यहाँ आप देखो, एक तो कनेक्टिंग वर्ड्स का ज्यादा यूज मत करना अपने आंसर में, कनेक्टिंग जो वर्ड्स हैं इनका ज्यादा यूज मत करना, ठीक है दोस्तों। और कीवर्ड्स का ज्यादा यूज करना, मतलब मोर कीवर्ड्स और लेस कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। अब ये विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक अप्रोच कैसे लगाते हैं, देखो दोस्तों, मान लो किसी टॉपिक पर या किसी इशू पर कोई क्वेश्चन आ गया, और उस क्वेश्चन में आपके पास 500 वर्ड है, आपने खूब अच्छा पढ़ा है, खूब डिटेल में डेप्थ में स्टडी करी है, और आपके पास 500 वर्ड है, लेकिन वो क्वेश्चन आया 10 मार्कर था और 100 वर्ड में आपको लिखना था। अब आपके पास कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसको कंसाइज करेंगे आप, तो कंसाइज मतलब संश्लेषणात्मक आपका अप्रोच है वो होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों कि आंसर लिखना है 100 वर्ड में और अपने पास है टोटल 50 वर्ड। अब ऐसे सिचुएशन में अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अपन इसको एनालिटिकल अप्रोच लगाएंगे।
हम 50 शब्दों का 100 शब्दों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को अप्रोच बोलते हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिकल अप्रोच लगानी पड़ती है। आगे देखते हैं हम दोस्तों कि एक आंसर है, ये आंसर आपको ऑथेंटिक जो कंटेंट है, इस कंटेंट में आपको देखो एक तो बैलेंस होना चाहिए, संतुलन, और एक आपका जो रेशियो या अनुपात है वो कैसे होना चाहिए, इन दोनों पर डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, कई बार क्या है, कोई क्वेश्चन किसी सेंसिटिव इशू पे आ जाता है। अब सेंसिटिव इशू जैसे कि मान लो रिजर्वेशन पे आ गया, जैसे कि मान लो वुमेन्स पे आ गया, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो आप ट्रांसजेंडर पे आ गया, ट्रांसजेंडर पे क्वेश्चन आ गया, ऐसे मान लो आप जैसे होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, या बाइसेक्सुअलिटी पे आ गया, ठीक है दोस्तों, या आप जो स्पेशली डिसेबल्स होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो एल्डरली पर्सन होते हैं दोस्तों, वृद्धजन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर आप चाइल्ड पे आ गया, ठीक है, या SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, या जो अन्य संकटग्रस्त जो वर्ग हैं उनके ऊपर आ गया, ठीक है, टेररिज्म पे आ गया, ठीक है, इसके अलावा नक्सलिज्म पे आ गया। तो ये सारे के सारे दोस्तों सेंसिटिव इशू होते हैं, और इनके ऊपर लिखते समय आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, आपको एक मीडियम पाथ, मध्यम मार्ग अपनाना होता है दोस्तों। क्या अपनाना होता है? मध्यम मार्ग अपनाना होता है। तो आपका आंसर का जो कंटेंट है दोस्तों, वो मध्यम मार्गी होना चाहिए। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको ना तो ज्यादा प्रो होना है और ना ज्यादा एंटी होना है, ठीक है दोस्तों, ना तो किसी के ज्यादा पक्ष में जाना है ना ज्यादा विपक्ष में जाना है। आपको एक मध्यम मार्ग लेते हुए, एक बिल्कुल मीडियम पाथ लेते हुए आंसर का राइटिंग करनी है। दूसरा दोस्तों हम देखते हैं कि रेशियो, एक आंसर में कंटेंट में रेशियो कैसा होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, रेशियो के लिए जो रेशियो है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ देखो आप समझो थोड़ा सा कि आप प्रोज या कॉन्स लिख रहे हैं, कॉन्स, आप पक्ष और विपक्ष लिख रहे हैं, लाभ हानि लिख रहे हैं किसी इश्यू के बारे में। तो लाभ कितने होने चाहिए, पक्ष कितने होने चाहिए और विपक्ष कितने होने चाहिए, ठीक है, कितने बिंदु लाभ के लिखे, कितने हानि के लिखे या विपक्ष के लिखे। तो आपका रेशियो दोस्तों 50-50 होना चाहिए, या 70-30 होना चाहिए, या 60-40 होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड कैसी है उसके आधार पर तय कर पाते हैं। अन्यथा आप तरह कोई फिक्स नहीं है इसका कि 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। दूसरा कि आप पॉजिटिव वे में लिखेंगे या नेगेटिव वे में लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन के आधार पर डिपेंड है। अब देखो दोस्तों, जैसे कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो आप देखो पार्लियामेंट्री के पक्ष में बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल के पक्ष में बोलते हैं, इसके पक्ष में आप 60% बोलते हैं, इसके में 40 बोलते हैं, या इसके में 40 बोलते हैं, इसके में 60 बोलते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका है डिमांड होगी जो क्वेश्चन की, उसके आधार पर पता चलेगा दोस्तों। ऐसे जैसे जैसे आपसे पूछे कि भाई पूंजीवाद और समाजवाद, आपसे पूछे दोस्तों जैसे कि लिबरलिज्म और कम्युनलिज्म, ठीक है दोस्तों, ऐसे हाल फिलहाल में जो करंट में कई इशू चल रहे हैं दोस्तों, जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछे कि वन नेशन और वन राशन कार्ड, वन नेशन और वन इलेक्शन, वन नेशन एंड वन सिटीजनशिप, ठीक है दोस्तों, वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है, वन नेशन वन लैंग्वेज। तो ऐसे ये जो इशू है दोस्तों, इसके ऊपर आपको कितना इनके फेवर में बोलना है, कितने अगेंस्ट बोलना है, ये चीज आपको डिपेंड करती है क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो एक अच्छा अनुपात अगर आंसर में होता है, आपके कंटेंट में होता है जो आपने लिखा है, तो आपके डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे और एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों क्वांटिटी वर्सेज क्वालिटी, की मात्रा और गुणवत्ता का एक दूसरे का कितना लेवल होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, क्वांटिटी में हम बात करते हैं वर्ड लिमिट्स की, ठीक है, कि एक आंसर है इसमें वर्ड लिमिट, कई बार देखो मान लो 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और आपने 120 वर्ड्स लिख दिए, तो इससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो आपको 120 वर्ड्स में लिखने से आपको कोई भी फायदा नहीं है, वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं देगा।
या फिर ऐसा है कि 100 वर्ड्स में लिखना है और आपने मात्र 80 वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट और आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल शानदार है तो बहुत अच्छे मार्क्स देता है। तो यहाँ आप देखो क्वांटिटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपकी क्वालिटी का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो क्वालिटी का मतलब कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए दोस्तों। कंटेंट में दम कैसे दोस्तों, देखो सबसे पहले तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्शन के अनुसार होना चाहिए। कैसे? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, कि आपने आंसर का जो फ्लो है वो उसी डायरेक्शन में है। आप तो इसके लिए आप देखो जो पूछा गया है वही लिखे, जो पूछा गया है वही लिखे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी ना लिखे। दूसरा दोस्तों आप देखो कि आपका जो कंटेंट है वो एक तो अपडेट होना चाहिए और एक अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेड होना चाहिए यानी कि कोई भी फैक्ट या डाटा यूज करते हैं वो पहले के यूज ना करें, जो करंट के चल रहे हैं वो ही यूज करें। जैसे आप इकोनॉमिक रिव्यू या आर्थिक समीक्षा का कोई डाटा यूज करते हैं तो आप 2017, 18, 20 का यूज ना करें। लेटेस्ट 2023, 24 के चल रहे हैं वही डाटा यूज करें। नेक्स्ट है दोस्तों लिंकेज। लिंकेज, अब लिंकेज में देखो आपका जो आंसर है, आपका कंटेंट है वो हिस्ट्री से और करंट ये दोनों लिंकेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो बढ़ा जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम कुछ ऐसे लिख देते हैं कि जो पूछा गया है वो नहीं लिख पाते हैं। जैसे आंसर में पूछा उसने कि भाई विशेषता बताइए, विशेषता, और आप लिख रहे हो उसमें महत्व। यानी कि आंसर में पूछा है अरावली की विशेषता बताइए, आप लिख रहे हो अरावली का महत्व। तो वो आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है दोस्तों, वो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए आप आंसर की डिमांड को समझिए और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को आंसर देना होता है। कई बार देखो प्रभाव पूछता है, प्रभाव पूछा है और आप लिख रहे हो उसमें परिणाम। अरे खानवा के युद्ध का प्रभाव बताइए, तो आप खानवा के युद्ध के परिणाम लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया, ये हो गया, इतने सैनिक मर गए, ये परिणाम है। उसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़े, भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़े, वो आपको बताने होते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी होती है कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। इससे आपके क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन के बारे में या प्रस्तुतिकरण के बारे में। देखो दोस्तों प्रस्तुतिकरण है वो दो प्रकार से देखी है। एक तो लिंग्विस्टिक या भाषागत और एक जो विजिबल पार्ट है वो जो एग्जामिनर को दिखाई देगा। ठीक है, तो शब्दों को नहीं पढ़ेगा, वो उसका आंसर कॉपी में दिखाई देगा सिर्फ। तो लिंग्विस्टिक में दोस्तों क्या करते हैं, एक तो आप एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, शुद्धता। शुद्धता में क्या क्या है दोस्तों, देखो एक तो आपकी स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है वो एरर नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो वर्तनी है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि जो आपकी वर्तनी है, आप जो लिख रहे हो उसमें मात्रा वगैरह है उसमें एरर नहीं होना चाहिए। दूसरा आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का आप ध्यान रख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रख रहे हैं कि व्याकरण की गलतियां ना करें। दूसरी बात है दोस्तों इसमें कि आपका जो प्रवाह है, फ्लो है और आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन होनी चाहिए। और प्रवाह और स्पीड जो है ये आप मेंटेन करोगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका जितनी वर्ड लिमिट है उसमें आप आंसर दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो भाषा है, भाषा का प्रवाह ऐसा होना चाहिए आपको कि उसमें लिंकेज हो। क्या हो? लिंकेज हो। अब लिंकेज मतलब संलग्नता, मतलब आपके आंसर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये दोनों लिंकेज होनी चाहिए। यानी आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है, ये वाक्य में क्या है दोस्तों कि अगला वाक्य पिछले वाक्य से लिंक करता हुआ होना चाहिए, या पिछला वाक्य है यही अगले वाक्य का कारण बनना चाहिए। कि आपने जो पिछले वाक्य में कहा है वो कारण बनेगा किसका, अगले वाक्य का। तो आपस दोनों में इंटरलिंक होने चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों आपकी वोकेब या शब्दावली और आपकी वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति दोनों अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों एक तो देखो आप सभ्य शब्द यूज करना, बिल्कुल सभ्य शब्द यूज करने चाहिए। जो डिसेंट शब्द होते हैं वो यूज करने चाहिए, सभ्य शब्द यूज नहीं करने चाहिए। जैसे आप कोई आंसर लिख रहे हो और आपको लिखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ये बिल्कुल डिसेंट है। आपने सीधा लिख दिया कि मोदी जी ने। अब मोदी जी को छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, वो देश के प्रधानमंत्री है और रेस्पेक्टेड जो है एक पद पे बैठे हुए हैं, इसलिए डिसेंट होने चाहिए, आप सभ्यता होनी चाहिए आपके आंसर में। ठीक है दोस्तों। आगे दूसरी बात है कि आप जितना यूज करो तत्सम यह शब्द यूज करो दोस्तों, तद्भव शब्द यूज मत करो, जो आम बोल चाल के हैं वो यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो जो आम बोलचाल में हम यूज, जैसे हम पानी यूज करते हैं, तो पानी यूज मत करो, आप जल यूज करो। ठीक है, इसको बोलते हैं तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तो आप तत्सम यह शब्द यूज करें, तद्भव शब्द यूज ना करें। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि जो विजिबल पार्ट है एक आंसर का, जो आपका जो फॉर्मेट है आंसर का, वो जो दिखाई देगा एग्जामिनर को, ये उसकी बात है। तो यहाँ दोस्तों आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर आप ये सावधानियां बरतते हैं और आप कुछ चीजों को ऐड करते हैं, तो आपके आंसर का विजिबल पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एक तो दोस्तों आपकी कोशिश करना कि हैंड राइटिंग ठीक हो। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, इस मीडियम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपकी हैंडराइटिंग ठीक होनी चाहिए। दूसरा कि बिल्कुल साफ साफ विजिबल हो, क्लियरली विजिबल हो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, शब्दों के ऊपर शब्द चढ़ा देते हैं या अक्षरों के ऊपर अक्षर चढ़ा देते हैं, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है। दूसरा, आपका आंसर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए आंसर में कि वो समझ ही ना पाए। तीसरा, पैकिंग है वो समझ नहीं होनी चाहिए। कई बार हमारे पेन ऐसे धब्बा छोड़ देता है कि हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे आपने ऐसे लिखा कि राजस्थान, राजस्थान, और यहाँ मान लो पेन का इंक है वो स्मज हो गई। जब आप इसको बदलोगे पेज को, तो पिछले पेज से लग के ये क्या है, पूरा राजस्थान ऐसे हो जाएगा। इसलिए पेन पेन है वो इंक अच्छी होनी चाहिए। फिर एक है दोस्तों, टू द पॉइंट लिखे। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें, जो आंसर में पूछा गया है वही टू द पॉइंट लिखे। एक बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप या तो डैश यूज करिए या एरो यूज करिए, एल शेप एरो यूज करिए, या ऐसे एक स्टार बना सकते हैं, या डॉट बना सकते हैं, या ऐसे एक एरो बना सकते हैं। तो कुछ भी आप यूज करिए, या नंबरिंग डाल सकते हैं आप, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। नेक्स्ट बात है दोस्तों, हेडिंग और सब हेडिंग डालनी है। जैसे आपने लिख दिया कि राजस्थान में गरीबी निवारण के उपाय। अब उपाय में देखो आपने हेडिंग लिख दी एक। ठीक है, अब इसमें आपके पास कुछ सब हेडिंग है छोटी, तो वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एक आप पे जो इम्पोर्टेंट आपने फैक्ट या डाटा लिखे हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिखे हैं, उसको दोस्तों आप अंडरलाइन कीजिए। और नेक्स्ट बात है, आप अपर केस और लोअर केस दोनों का यूज कर सकते हैं। आप हेडिंग लिखने के लिए अपर केस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी की बात लिखने के आप लोअर केस का भी यूज कर सकते हैं। एक दोस्तों आप टेबल बनाइए, माइंड मैप का यूज कीजिए, फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, ग्राफ्स का यूज कीजिए, चार्ट्स का यूज कीजिए, मैप्स का यूज कीजिए, डायग्राम्स का यूज कीजिए। अगर आप इतना सब कर लेते हैं दोस्तों, ये वाला सारा पोर्शन और ये वाला सारा पोर्शन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर दिखने में बहुत सुंदर लगेगा और ये एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और एग्जामिनर आपको कंटेंट और विजिबल दोनों पार्ट के लिए बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो अपनी जो गलतियां हैं दोस्तों, उसमें छोटे छोटे सुधार करके आप हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, और इस तरह से आपके चारों पेपर में नंबर इंप्रूव होंगे और आप एक अच्छी रैंक को प्राप्त कर सकेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।